नमस्कार। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का एक्सप्लेनेर करने जा रहे हैं वो ऑपरेशन जिंजर नामक एक बेहद सीक्रेट मिलिट्री स्ट्राइक के बारे में है। हम इसके टैक्टिक्स, लॉजिस्टिक्स और पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से डिकोड करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे सोर्सेज में बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस पूरे एनालिसिस की नींव एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिकी है। अगर किसी विवादित सीमा पर सैनिकों पर अचानक घात लगाकर हमला हो जाए तो आखिर एक सेना रिएक्ट कैसे करती है? ये सवाल हमारा ध्यान उस शुरुआती उकसावे से हटाकर एक पूरी तरह से सोची समझी और कोवर्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। सोर्स मटेरियल इस पूरी घटना को एक बहुत ही सख्त क्रोनोलॉजिकल क्रम में रखता है। ये सब शुरू होता है 23 जुलाई को हुए एक बॉर्डर एम्बुश से। इसके बाद कई हफ्तों तक सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस जमा की जाती है और फिर अगस्त के आखिर में एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है। एक्ट 1 द इंसाइटिंग इंसिडेंट। आइए देखते हैं कि इस जवाबी कार्रवाई की असल वजह क्या थी। इस रिटेलिएशन के स्केल को समझने के लिए हमें 23 जुलाई 2011 की उस टैक्टिकल सिचुएशन को देखना होगा। सोर्स बताता है कि कुपवाड़ा की बर्फीली गुगलधर पोस्ट पर राजपूत और कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। माहौल बिल्कुल शांत और नॉर्मल था, लेकिन तभी एक घुसपैठिया टुकड़ी ने इसी सन्नाटे का फायदा उठाया और अचानक उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। ये एकदम से गहरी शांति के बीच युद्ध शुरू होने जैसी स्थिति थी। अकाउंट के मुताबिक इन हमलावरों की पहचान बॉर्डर एक्शन टीम या बैट के रूप में हुई। अब इस यूनिट का मकसद किसी जमीन पर कब्जा करना नहीं होता, बल्कि ये एक ब्रूटल सरप्राइज अटैक के जरिए दहशत और पैनिक फैलाने के लिए जाने जाते हैं। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था। इस हमले का नतीजा सच में बहुत भयानक था। सोर्स रिपोर्ट करता है कि इसमें 3 सैनिकों की जान गई, जिनमें से 2 के सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे। एक घायल सैनिक किसी तरह बच निकलने और बेस को अलर्ट करने में कामयाब रहा, पर बाद में उसने भी दम तोड़ दिया। जाहिर है इस घटना ने 28वीं डिवीजन की ओर से एक बेहद स्ट्रेटेजिक और निर्णायक जवाब की मांग खड़ी कर दी। एक्ट 2 इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजी। अब बारी थी अगले कदम की। एक्सप्लेनर में बताया गया है कि इसके बाद मेजर जनरल एस.के. चक्रवर्ती ने कश्मीर में एक बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किया और फिर उन्हें एक बहुत बड़ी सफलता मिली। एक एनकाउंटर के दौरान एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसके डेटा में एक वीडियो था। उस वीडियो में हमलावर उन्हीं कटे हुए सिरों के साथ जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस सबूत ने दोषियों की पक्की पहचान कर दी। टारगेट फाइनल करने के लिए पैरा एसएफ कमांडोज ने अगले 1 महीने में नियंत्रण रेखा को करीब 7 बार पार किया। उन्होंने 3 लोकेशंस की टोह ली, हिफाजत और लश्कत को रिजेक्ट कर दिया गया और आखिरकार जोर पोस्ट को चुना गया। वजह? क्योंकि वहां सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा थी, करीब 40। जवाबी हमले का इम्पैक्ट मैक्सिमम हो, इसलिए इस टारगेट को चुना गया। यहाँ पर सोर्स मटेरियल एक बहुत ही विवादास्पद डिसीजन को हाईलाइट करता है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में हफ्तों लग सकते थे और खुफिया जानकारी लीक होने का रिस्क भी था, लेकिन जनरल चक्रवर्ती ने ऑफिशियल चैनल्स को दरकिनार करते हुए ऑपरेशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पैरा एसएफ को एकदम फ्री हैंड दे दिया। एक्ट 3 द इन्फिल्ट्रेशन। टारगेट सेट था और अब बारी थी असली एक्शन की। अब लॉजिस्टिक्स पर आते हैं। 30 अगस्त की आधी रात को ठीक 25, जी हां सिर्फ 25 पैरा एसएफ कमांडोज को डिप्लॉय किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो बिना किसी बैकअप के दुश्मन के खतरनाक इलाके में काम करने वाले थे। नैरेटिव यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन बिल्ड करता है। सुबह के 4 बज रहे थे, अंधेरा था और टुकड़ी दुश्मन के बेस के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। तभी अचानक एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया। जरा सोचिए, इस एक पल ने पूरे मिशन के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा मिशन जहां एकदम खामोशी चाहिए, वहां एक धमाका। क्या इस अचानक हुए विस्फोट से ये पूरा कोवर्ट मिशन खतरे में नहीं पड़ जाएगा? लेकिन यहाँ कड़े मिलिट्री डिसिप्लिन ने मिशन को बचा लिया। उस घायल कमांडो ने उस दर्द में भी बिल्कुल आवाज नहीं की, एकदम सन्नाटा। टीम ने बिना शोर किए उसे मॉर्फिन दी, खून रोकने के लिए टाइट पट्टियां बांधी और पास की चौकी को अलर्ट किए बिना ही मिशन आगे बढ़ गया। एक्ट 4 द एम्बुश एंड एक्सट्रैक्शन। और अब शुरू होता है ऑपरेशन का आखिरी और सबसे अहम फेज,
जोर पोस्ट पर जो एम्बुश हुआ, सोर्स उसको एक बिल्कुल परफेक्ट किल जोन की तरह डिस्क्राइब करता है। कमांडोज ने दुश्मन की सुबह की शिफ्ट चेंज की रूटीन का उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। खाली बंकरों में घुसकर क्लेमोर माइंस बिछाई गईं, जिनका ब्लास्ट रेडियस 50 मीटर्स तक था। फिर अंदरूनी घेरे में असॉल्ट टीम और बाहरी घेरे में स्नाइपर्स और रॉकेट लॉन्चर्स तैनात हो गए। ये एक जबरदस्त ट्रैप का ब्लूप्रिंट था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अकाउंट डिटेल करता है कि वहां सेकेंडरी टैक्टिकल ट्रैप्स भी लगाए गए थे। प्राइमरी ट्रिगर के रूप में क्लेमोर माइंस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन मारे गए सैनिकों के शवों के नीचे सेकेंडरी आईईडी भी लगा दिए गए। इसका मकसद बहुत ही साफ और खौफनाक था। जो भी रिकवरी टीम्स उन्हें लेने आएंगी, उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। जब ये मिशन हैवी मशीन गनों के सामने एक ओपन फायर फाइट में बदल गया, तो अंदाजा लगाइए आउटर रिंग के स्नाइपर्स को उस खतरे को न्यूट्रलाइज करने में कितना वक्त लगा। सिर्फ 3 सेकंड। जी हाँ, बिल्कुल 3 सेकंड। ये पूरा आर्म्ड एंगेजमेंट करीब 45 मिनट तक चला, और इन 45 मिनटों के भीतर दुश्मन के 8 लोग मारे गए। एक्सट्रैक्शन टाइमलाइन इस पूरे सीक्वेंस को समेटती है। सुबह 7 बजे जोर पोस्ट पर पहला जाल बिछाया गया, 7:45 पर गोलीबारी खत्म हुई और दोपहर 12 बजे तक सभी 25 कमांडोज बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से इंडियन टेरिटरी में वापस लौट आए। अब इस पूरे सोर्स मटेरियल को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जब मिलिट्री ऑपरेशंस सामरिक सफलता पाने के लिए ऑफिशियल निगरानी को बाईपास करते हैं, तो क्या इससे मॉडर्न बॉर्डर वॉरफेयर के नियम बदल नहीं जाते? जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में इस तरह की अघोषित और कोवर्ट जवाबी कार्रवाइयों का आगे चलकर क्या असर हो सकता है? ये एक ऐसी एनालिटिकल सोच है जो ये एक्सप्लेनर हमारे सामने छोड़ जाता है। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कार्टून वीडियोस और सॉन्ग आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आपको भी घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करके पैसे कमाने हैं, तो हमारा कांटेक्ट करिएगा। यहाँ पे नंबर शो कर रहे हैं, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप पे बात करके ऑनलाइन सीख के होम अर्निंग कर सकते हैं।